कास्नी रंग का रेशमी जोड़ा, हम रंग सैंडल्स, चेहरे पर फाउंडेशन की ऐसी मुलायम तह कि मक्खी बैठे तो फिसल जाए, आंखों के हाशियों पर निहायत नफासत से खिंचा आईलाइनर, पलकों पर मस्कारा, पपोटों पर कास्नी आईशैडो, लबों पर कास्नी शेड की लिपस्टिक, आंखों की लुओं पर जगमगाते टॉप्स, उंगलियों में मरस्सा अंगूठियां पहने वो दफ्तर की गरबी दीवार के साथ रखे सोफे पर राशदा अयूब अली की मेज के बाएं जानिब चेहरे पर ऐसी बेबसी का तासुर लिए बैठी थी जो इसके ज़ाहिरी हुलिये से जरा मेल न खा रहा था। राशदा अयूब अली इस दफ्तर में बॉस थीं और वो तकरीबन 2 साल उमूरी दुनिया पर इसी दफ्तर में इनकी मातहत रही थी। दफ्तर में इसकी 2 बहनें पहले ही मुस्तकिल हैसियत में मुलाजमत कर रही थीं। एक बहन इसी इमारत में वाक़ई दूसरे दफ्तर में मुलाजिम थी। चारों निहायत फैशनेबल और तेज़ तर्रार थीं। चारों इकट्ठी एक कॉन्ट्रैक्ट वैन में जाती थी। सुनने में आया था कि वो 8 बहनें ही बहनी थी। भाई कोई नहीं था, वालिद का इंतकाल हो चुका था। राशदा अयूब अली ने इस समेत 6 बहनों को देख रखा था। 4 को तो वो मुलाजमत के सिलसिले में आते जाते देखती ही थी। 5वीं और छठी बहन अपनी तालीमी असनाद की तस्दीक के सिलसिले में अपनी वालदा के हमरा राशदा अयूब के पास आई थी। सबकी सब बहनें निहायत खुश शक्ल बल्कि खूबसूरत थीं। दराज कद, गोरी चिट्टी और पुरअदा। राशदा अयूब की मातहत तीनों बहनें और हमसाया दफ्तर में मुलाजिम चौथी बहन हमेशा जदीद तराश खराश के मलबूसात पहनकर और निहायत सज धज कर दफ्तर आती। गोलीबाज महंगा न होता मगर जदीद फैशन से हमाहंग होता। चारों बहनें अक्सर बदल बदल कर एक दूसरे के कपड़े ज़ेबतन करके आती। राशदा अयूब अली के दफ्तर में मुलाजिम तीनों बहनें अपने मनसबी उमूर में ताक थीं। निहायत मुस्तैदी से बरवक्त और सुथरा काम करती थीं। खुश गुफ्तार और खुश सलीका भी थीं। दफ्तर में किसी आला अफसर की आमद होती या कोई तकरीब, तीनों बहनें इंतजामात में पेश रहतीं। दफ्तर वालों को उनसे सिर्फ एक शिकायत थी कि सारी बहनें निहायत तेज़ बमायने होशियार थीं। चंद साल कबल एक बहन इस दफ्तर में भर्ती हुई थी। इसने तेज़ी से ताल्लुकात बनाए और दूसरी बहन को हमसाया दफ्तर में मुलाजिम करवाया। फिर तीसरी बहन को अपने ही दफ्तर में भर्ती कराया और राशदा अयूब अली के इस दफ्तर में तबादले के बाद कुछ उनसे कह सुनकर और कुछ ऊपर वालों की सिफारिश से चौथी बहन को उबूरी बुनियाद पर अपने ही दफ्तर में रखवा लिया। इस चौथी बहन का नाम तराना था। तराना तकरीबन 2 साल इस दफ्तर में रही और इस दौरान इसकी 2 बहनों की शादी हो गई, जिनमें से एक इसी दफ्तर में थी, दूसरी हमसाया दफ्तर में। दूसरे साल के आखिर छमाही में तराना ने किसी और महकमे में मुस्तकिल असामी के लिए दरख्वास्त दी और इसी दौरान इसकी बहन ने राशदा को एक दिन निहायत राजदारी से बताया कि इनके अपने मोहल्ले के किसी नौजवान से तराना के रिश्ते की बात चल रही है। राशदा अयूब अली खुश हुई कि बाप के साए से महरूम इनकी एक और बहन अपने घर की होने जा रही थी। मुस्तकिल असामी पर तकर्रुरी के लिए महकमाना तहनीदी इम्तिहान हुआ और तराना को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दफ्तर वालों के बकौल इन बहनों ने फिर तेजी दिखाई, इधर उधर कहा सुना, सिफारिश लड़ाई और तराना को भी मुस्तकिल असामी पर भर्ती करवा दिया था। नए दफ्तर में ज्वाइनिंग देने से कबल तराना ने शर्माते हुए राशदा अयूब अली को बताया था कि इसकी शादी की बात पक्की हो चुकी है। राशदा अयूब अली ने इस खबर पर निहायत खुशी का इजहार किया। थैंक यू मैडम, तराना ने कहा। लड़का करता क्या है? राशदा थी तो बॉस मगर थी औरत ही, तो उन्होंने तराना से निहायत तजस्सुस से पूछा, मैडम एक मल्टीनेशनल फर्म में अफसर हैं, लेकिन अभी आप ऑफिस में किसी और को मत बताइएगा, नज़र लग जाती है। बेफिक्र रहो। दफ्तर वालों ने हस्बे रिवायत तराना के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया। खाना पीना हुआ और इसे तमाम दफ्तर वालों की जानिब से एक मुश्तरका तोहफे के अलावा दफ्तर में इसकी दोस्तों ने भी अपनी जानिब से इनफरादी तहाइफ दिए। तराना चली गई। 2 माह गुजरे तो एक रोज़ तराना की बहन ने बताया कि 2 हफ्ता वारी तातीलात के दौरान तराना की अचानक ही शादी हो गई थी। तराना की बहन इसी खुशी में दफ्तर वालों के लिए मिठाई लाई थी। हम लोगों में से किसी को बुलाया भी नहीं, एक कुलीग ने गिला किया। बस इमरजेंसी में हुई शादी, तराना की बहन ने कहा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी? तराना की एक नंद अमेरिका से आई हुई थी, इन्हें वापस जाना था और फिर इनका 2-3 साल से पहले आना मुमकिन नहीं होता। एक ही भाई है, उन्होंने कहा मेरी मौजूदगी में भाई का निकाह कर दे। प्रोग्राम सिर्फ निकाह का था मगर इसी नंद के इसरार पर रुखसती भी हो गई। दफ्तर वालों ने बाहम पैसे जमा करके तराना के लिए गुलदस्ता, कार्ड और तोहफा तराना की बहनों के तवस्सुत से भिजवा दिया। आने वाले दिनों में तराना की बहनों की ज़बानी मालूम हुआ कि वो शादी के बाद खुश थी। इसे अच्छा शौहर और अच्छा ससुराल मिला था।
शौहर की तनख्वाह अच्छी थी, घर अपना था, नए मॉडल की गाड़ी थी उसके पास, और अब वही अपने दफ्तर जाते हुए तराना को उसके दफ्तर छोड़ता और वापसी पर उसे साथ लेते हुए घर जाता था। ज्यादा नहीं, कुछ ही अरसे बाद राजदा अयूब ने दफ्तर के साथियों से सुना कि तराना ने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। सरकारी नौकरी मुश्किल से मिलती है। राजदा अयूब अली ने अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर तराना की बहन से तराना के मुलाजमत छोड़ने का सबब पूछा। मैडम, इसका हस्बैंड अच्छी पोस्ट पर है, घर में अल्लाह का फजल है, हर नेमत मौजूद है। इसके शौहर ने कहा, जॉब छोड़ो और घर बैठो, जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती है वो मैं तुम्हें दूंगा। वाह, बहुत अच्छा आदमी है। राजदा ने रश्क से कहा, वैसे भी मैडम, तराना फैमिली नेम में है, जरूरत ना हो तो औरत नौकरी क्यों करे, बच्चे ख्वार होते हैं। ठीक कहती हो, राजदा बोली। अब मुझी को देखें, बेटा तो स्कूल चला जाता है, बेटी को सुबह अम्मी की तरफ छोड़ती हूँ, दोपहर को बेटे की स्कूल वैन इसे अम्मी के घर छोड़ती है, ऑफिस से छुट्टी के बाद हम बच्चों को लेकर हम शाम को अपने घर जाते हैं। हाँ, मुलाजमत पेशा खवातीन के बहुत मसाइल होते हैं। राजदा अयूब ने जो इस दौर से गुजर चुकी थी तायद की। अल्लाह का शुक्र है मैडम, तराना अपने घर में बहुत खुश है। अल्लाह सबकी बेटियों को खुश रखे। राजदा अयूब अली, जो एक बेटी को सिर्फ 17 बरस की उम्र में ब्याह चुकी थी, निहायत सिद्क़ दिल से बोली। तराना के यहाँ वक्फे वक्फे से 3 बच्चों की विलादत की खबर राजदा अयूब अली को तराना की इन्हीं बहनों से मिली जो हनूज उनके दफ्तर में इनकी मातहत थी। हमसाया दफ्तर में मुलाजमत करने वाली बहन अपनी और अपने शोहर की सरकारी नौकरियों का फ़ायदा उठाते हुए तफरीह की गर्ज से वीज़ा लेकर इंग्लिस्तान गई और वहीं की हो गई। शोकाज नोटिस के बावजूद मियाँ वापस आया न बीवी। राजदा अयूब अली की रिटायरमेंट में अब 6-7 साल ही रह गए थे। राजदा अयूब शादी की एक तकरीब में शरीक थी। एक अनजानी खातून इनके साथ आ बैठी और उन्होंने अजनबियत के बावजूद निहायत गर्मजोशी से गुफ्तगू शुरू कर दी। लड़की वालों की तरफ से हैं आप? उन्होंने राजदा से पूछा। जी हाँ, और आप? मैं दुल्हा की तरफ से हूँ। लड़के के वालिद और मेरे शौहर अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, कहीं पढ़ाती हैं आप? जी नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछ लिया, मुझे लगा था कि आप जॉब करने वाली खातून हैं। जी, जॉब तो करती हूँ मगर पढ़ाने वाली जॉब नहीं। कहाँ जॉब करती हूँ? राजदा अयूब ने उन्हें अपनी मुलाजमत की नौयत बताई। अरे, वहाँ तो हमारी एक मिलने वाली की 2 बेटियां भी जॉब करती हैं। खातून बोली। क्या नाम है? शहाना और इमराना? जी जी, वो मेरे साथ ही होती हैं। पहले इनकी एक और बहन तराना भी शादी से कबल हमारे ही दफ्तर में होती थी। अरे, तराना का तो मत पूछे, चलती पुर्जा तो ये सारी बहनें ही हैं, मगर तराना, उसने तो वो किया कि अल्लाह इसे बख्शेगा नहीं। क्या किया? राजदा ने चौंक कर पूछा। आपको नहीं पता? खातून ने कहा। क्या? राजदा को निहायत तजस्सुस हो रहा था। आपके दफ्तर में थी तो आपको पता तो होना चाहिए। क्या? इसकी शादी का किस्सा? शादी से पहले ही वो दूसरे इदारे में चली गई थी। इन दिनों वो सिर्फ मंगनी शुदा थी। खाक मंगनी शुदा? खातून नागवारी से बोली। फिर उन्होंने मजीद कहा, इसने तो एक शादीशुदा आदमी से चक्कर चलाकर इसकी बीवी को तलाक दिलवाकर इससे निकाह किया था। अच्छा? राजदा अयूब अली पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। दूसरी औरत का घर उजाड़ा इस कमबख्त ने। वो बेचारी 2 बच्चों की माँ थी, आराम से अपने घर में बैठी थी, इसने इसे बेघर किया। सुना है वो बेचारी अपने बच्चों को पालने के लिए नौकरी करने पर मजबूर हो गई है और ये खुद नौकरी छोड़कर मालकिन बनकर बैठ गई है। इस आदमी को ना अपने बच्चों से मिलने देती है ना अपनी माँ से। अच्छा, मगर माँ बहनों से क्यों नहीं? राजदा अयूब ने चौंक कर पूछा। ताकि वो इन्हें कुछ ले दे ना सके। मगर भाई, वो मर्द है, चोरी छुपे मिलता होगा सबसे। आप तराना की बहनों से कुछ पूछ-गुछ मत कीजिएगा, बहुत तेज हैं। कमबख्ते कहीं की, मेरे बाल नोचने पहुंच जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसी बातें कोई पूछने वाली होती हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। ये होता है जाहिल और पढ़े लिखे का फर्क। जाहिलों को तो जरा सी बात मिले दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं लगाते। मैं तो आपसे इसलिए जिक्र कर बैठी कि शायद आपको ये किस्सा मालूम हो। जी नहीं, मुझे मालूम नहीं था। बस भाई, अपने आप तक ही रखिएगा, इत्मीनान रखिए। राजदा अयूब अली के जहन में झक्कड़ से चल रहे थे। कितनी अय्यार थी तराना और कितनी झूठी और मक्कार इसकी बहनें। बहुत बुरा किया इसने इस औरत और इसके बच्चों के साथ। अल्लाह इसे बख्शेगा नहीं, आएगा इसके और इसके बच्चों के सामने। खातून ने तासत से कहा। बच्चे तो मासूम होते हैं, तराना के बच्चों का क्या कसूर? राजदा अयूब बोली। कभी कभी दूसरों के कसूर की सजा भी तो भुगतनी पड़ती है। सुना है तराना कहती है बच्चे जरा समझदार हो जाएं
तो फिर दोबारा अपनी नौकरी पर वापस जाने की कोशिश करूंगी। इस्तीफा दिया है इसने, अब कैसे वापस जा सकती है इसी नौकरी पर? अल्लाह ही जाने। एक बहन और भी थी ना इनकी, जो सरकारी नौकरी के जोर पर मियाँ के साथ बाहर चली गई और वापस नहीं आई। मैं जानती हूँ इसे भी। क्या पता ये तराना भी बाहर के किसी मुल्क में निकलने के लिए नौकरी का रास्ता ही ढूंढ रही हो। राशिदा अय्यूब चुप रही। क्या तबसरा करती? अच्छा देखिए बहन, ये बातें इधर की उधर ना हो। खातून ने इस मर्तबा ज्यादा लज्जाजत से कहा। आप फिक्र ना करें, चलो शायद खाना खुल गया है। खातून शादी हॉल में मौजूद लोगों को जौक दर जौक मेज़ों की तरफ लपकते देखकर जाने के लिए उठी और राशिदा अय्यूब अली को गहरी सोच में छोड़ गई। लोग अंदर से क्या होते हैं, बाहर क्या दिखाई देते हैं, वो आप ही आप सोच रही थी। तराना की बहनों से उन्होंने कुछ पूछा न कहा सुना, मगर इनके दिल में अब उनकी पहले जैसी वक़्त न रही थी। कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक रोज़ तराना गैर मुतवक्के तौर पर दफ्तर आ गई। कास्नी रंग का रेशमी जोड़ा, हम रंग सैंडल्स, चेहरे पर फाउंडेशन की ऐसी मुलायम तह कि मक्खी बैठे तो फिसल जाए, आंखों के हाशियों पर निहायत नफासत से खिंचा आईलाइनर, पलकों पर मस्कारा, पपोटों पर कास्नी आई शेडो, लबों पर कास्नी शेड की लिपस्टिक, कानों की लुओं पर जगमगाते टॉप्स, उंगलियों में मुरस्सा अंगूठियां और चेहरे पर परेशानी और बेबसी का ऐसा तासुर जो इसके ज़ाहिरी हुलिये से जरा मेल खाता दिखाई न देता था। आज कहाँ रास्ता भूल गई तराना? राशिदा अय्यूब अली ने तराना की बाबत अपनी नापसंदीदगी को मुस्कुराहट की नकाब में छुपाते हुए मुनाफकत से काम लेने की कोशिश की। जिंदा हूँ मैडम, इसके लहजे में रक़्क़त थी। खैरियत? राशिदा अय्यूब ने बेसाख्ता चौंक कर इसे देखा। क्या बताऊँ मैडम, बहुत परेशान हूँ। वो अपनी आंखों पर यूं उंगलियां फेरने लगी जैसे आंसू पोंछ रही हो। क्यों, क्या हुआ? मैडम, मेरे ससुराल में बहुत खप है। सास, नंदे और मेरे हस्बैंड एक ही भाई, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। 3 बच्चे भी हैं। मगर तुम्हारे हस्बैंड तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में होते थे ना? होते थे कभी, मगर अब नहीं। अब तो इनकी तो बहुत छोटी सी मामूली सी जॉब है, वही चल रही है बरसों से। तो फिर तुमने जॉब क्यों छोड़ दी? गलती हुई मैडम, बहुत बड़ी गलती। असल में मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं घर से निकलूं। इन्हें तो बहू की सूरत अपने घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। बस उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी जॉब छुड़वा दी। शादी के बाद मैंने किस तरह सख्ती में वक्त गुजारा है मेरा ही दिल जानता है। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। राशिदा अय्यूब दिल ही दिल में सोच रही थी कि जो शादी की तकरीब में एक अनजानी खातून से सुना था वो गलत था, या जो इस वक्त वो देख रही थी वो ड्रामा था। मैडम, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, मैं दोबारा जॉब करना चाह रही हूँ। आपका क्या मशवरा है? ज़रूर करो, औरतों को खुद कफील होना चाहिए, मर्दों का हाथ बटाना चाहिए। राशिदा बोली। मुझे आपकी मदद चाहिए मैडम। मैं क्या मदद कर सकती हूँ तराना? मैं तो अब रिटायर होकर घर जाने वाली हूँ। राशिदा अय्यूब ने कहा। मैडम, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे अपनी पुरानी जॉब के सिलसिले में कोई रिलीफ मिल जाए और मैं दोबारा बेशक कम ग्रेड पर ही जॉब पर आ जाऊँ। महकमे को दरख्वास्त दे दी है मैंने कि इस वक्त मेरे घरेलू हालात ऐसे थे कि मुझे मुलाजमत या अपना घर, किसी एक को बचाना था। मैंने घर को बचाने के लिए जॉब की कुर्बानी दे दी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि घर चलाने के लिए मेरा मुलाजमत करना ज़रूरी है। इसने तवक्कुफ किया, फिर मन्नत आमेज़ लहजे में बोली। आप सीनियर हैं मैडम, और ऊपर के लोगों में आपकी काफ़ी सुनी जाती है। मेरी सिफारिश कर दें मैडम। राशिदा अय्यूब अली सीनियर अफसर थीं, तजुर्बेकार थीं, मर्दम शनास थीं। समझ गईं कि जो शादी में सुना था सच था, जो देख रही थी झूठ। देखो तराना, उन्होंने लंबी चौड़ी लाहासिल गुफ्तगू में उलझने की बजाय निहायत तहम्मुल से मुख्तसरन कहा, गवर्नमेंट जॉब बच्चों का खेल नहीं होती कि जब जी चाहा नौकरी करने लगे, जी ना चाहा तो खेल से बाहर निकल गए, फिर जी चाहा तो फिर शामिल। सरकारी मुलाजमत के कुछ उसूल, शराइत, कवायद ज़वाबित होते हैं। मैडम, सोर्स हो तो सब कुछ हो जाता है। कई कई साल बाद भी लोग अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा, मगर निहायत मखसूस हालात में। तुमने तो खुद इस्तीफा दिया था मुलाजमत से। मेरे भी तो मखसूस ही हालात थे मैडम। बहरहाल, मैं समझती हूँ तुम्हारा दोबारा सरकारी मुलाजमत में आना इतना आसान नहीं होगा। मैं अदालत जाऊंगी मैडम, वकील करूंगी। इसका लहजा अब जारहाना था। ठीक है। राशिदा अय्यूब इसका लहजा बदलने पर हैरान थी। मैं सोच रही थी कि अदालत की नौबत ना आए, पहले आपसे सिफारिश की रिक्वेस्ट करूं। सॉरी तराना, मुझे मुलाजमत करते बरसों हो गए। मैंने आज तक इस बुनियाद पर किसी को मुलाजमत पर बहाल होते नहीं देखा जिस बुनियाद पर तुम चाह रही हो। कितनी ही ख़वातीन ऐसी हैं
جو اپنی نجی مجبوریوں کی وجہ سے اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ دیتی ہیں۔ دیکھتے ہیں میڈم، ترانہ اکڑ کر بولی۔ راجدہ چپ رہی۔ میڈم بہت پریشان ہوں میں۔ ترانہ کا لہجہ پھر بدل گیا، اب اس کی آواز میں رقت تھی۔ اللہ تمہاری پریشانی دور کرے، راجدہ نے اوپری دل سے کہا۔ میڈم چڑیلیں بیٹھی ہے میرے گھر میں۔ چڑیلیں؟ راجدہ نے چونک کر اسے دیکھا اور تعجب سے اتنا کہہ سکی۔ ترانہ نے اسپات میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میڈم میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اتنے برسوں میں اتنی ظالم ساس نندوں کے درمیان رہ کر اگر مرتی نا تو اسے ٹی بی یا کینسر تو ہو ہی جاتا۔ میرے بچے چھوٹے تھے، بھوک اور بیماری میں روتے تڑپتے رہتے تھے۔ میری ساس نندوں کو کبھی یہ توفیق نہ ہوئی تھی کہ انہیں اٹھ کر دیکھ لیں یا ان کا حال ہی پوچھ لیں۔ میری ساس جوان نظر آنے کے شوق میں اپنے سفید بالوں کو خضاب اور ہاتھوں پیروں میں مہندی لگائے بیٹھی رہتی تھی۔ کیا بتاؤں میڈم، کتنی بےہودہ ہے میری نندیں، بھائی کے سامنے دوپٹے کے بغیر گھومتی پھرتی ہیں، اور میڈم اتنے بڑے بڑے گلے ہوتے ہیں ان کی قمیضوں کے۔ یہ کہتے ہوئے ترانہ نے اپنے گریبان سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کی قمیض کے گہرے گلے سے وہ بھید بھی جھانکنے لگے جسے پردے میں رہنا چاہیے تھا۔ راجدہ ایوب نے ہڑبڑا کر نظریں ہٹا لی۔ قمیصوں کے گہرے گلے ترانہ سمیت ان چاروں بہنوں کے وجود شہرت میں شامل رہے تھے۔ دفتر کی سنجیدہ اور باپردہ خواتین ان کی بے حجابی کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ جدید تراش خراش کے ایسے ملبوسات پہن کر دفتر آنا جو اچھے بھلے شریف لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ ہو جانے پر مجبور کر دیا کرتے تھے، ان چاروں بہنوں کا خاصہ تھے۔ راجدہ ایوب کیسی ہی محتاط، دوسروں کی ذاتیات میں مداخلت کرنے سے گریز کرنے کے قائل اور اپنے ماتحتوں سے صرف کام کی بات کو اپنا شعار بنائے رکھنے والی صحیح، مگر ترانہ کا اپنی ساس اور نندوں کا اس طرح تذکرہ کرنا انہیں بلبلا ہی تو گیا۔ اپنی ریوالونگ چیئر پر گھومتے ہوئے انہوں نے اپنا رخ ترانہ کی جانب کیا اور تادیبی لہجے میں قدر تلخی سے بولی، معاف کرنا ترانہ، تم نے کبھی اپنی اور اپنی بہنوں کی قمیضوں کے گلے بھی دیکھے؟ میرا خیال ہے تم اپنی بہنوں کے گلوں کی گہرائی کا کسی کے سامنے کبھی اس بے رحمی سے تذکرہ نہیں کرو گی۔ تمہاری نندیں بھی کسی کی بیٹیاں، کسی کی بہنیں ہیں، شوہر کے رشتے سے تو وہ ایک طرح سے تمہاری بھی بہنیں ہی ہوئی۔ تمہاری والدہ سے بھی اسی دفتر میں میری چند ملاقاتیں رہی ہیں، خضاب اور مہندی کا استعمال تو وہ بھی کرتی تھی۔ تمہیں صرف اپنی ساس کے خضاب اور مہندی لگانے پر اعتراض کیوں؟ سچ کہو، کیا تم اپنی ماں بہنوں کا ذکر بھی اسی طرح کرنا پسند کرو گی کسی کے سامنے؟ ترانہ کے چہرے کا تاثر اور رنگ یک بارگی متغیر ہو گیا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ایک بات اور ترانہ، جو عورت اپنے گھر میں دکھی ہوتی ہے وہ تمہاری طرح سر سے پاؤں تک اتنی میچنگ اور اتنی نوک پلک کی درستگی کے ساتھ گھر سے نہیں نکلتی۔ تمہارے لیے میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھو، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر توجہ دو اور ملازمت کی بجائے اپنا گھر بنائے رکھنے کی کوشش کرو۔ راجدہ ایوب نے مزید کہا، الحمدللہ گھر کی مجھے کوئی فکر نہیں، گھر کو تو میں نے خوب بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ترانہ منہ بنا کر ناگواری سے بولی، بگڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے ترانہ؟ صرف ایک عورت درکار ہوتی ہے کسی کا گھر بگاڑنے کے لیے۔ ترانہ نے چونک کر راشدہ ایوب علی کو دیکھا، مگر راشدہ کے خیال میں بس اتنا ہی کافی تھا، سو انہوں نے ترانہ کی نگاہیں اپنی نگاہوں سے نہ ملنے دی اور اپنی ریوالونگ چیئر پر 90 درجے کے زاویے پر گھومتے ہوئے اپنا رخ شست سامنے کر لیا۔ ترانہ چپ چاپ اٹھی اور انہیں خدا حافظ کہے بغیر خجالت سے منہ چھپاتی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ راشدہ ایوب علی کی ریٹائرمنٹ تک ترانہ دوبارہ اس دفتر میں نہیں آئی۔ اوروں کی کردار کشی کرنے والوں کو لگام دینے کے لیے بس اتنی ہی جرأت حق گویائی کی ضرورت ہوتی ہے جتنی راشدہ ایوب علی نے دکھائی۔ ترانہ جیسے لوگ منہ چھپا کر یوں بھاگتے ہیں کہ دوبارہ منہ نہیں دکھاتے۔